गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? इस बार थोड़ा सा गैप पड़ गया, कुछ फैमिली इशू था, मेरा बच्चा बीमार था तो उस वजह से थोड़ी क्लासेस लेट हो गई आपकी। अब हम क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो सभी आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम जनवरी 2025 का करंट अफेयर कर रहे हैं। उसमें हमारा वीक 1 कंप्लीट हो चुका है, वीक 2 को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What is India's rank globally in terms of cyber attacks in 2024 according to CloudSec? CloudSec के अकॉर्डिंग भारत का क्या रैंक रहा है ग्लोबली, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्या रैंक रहा है भारत का साइबर अटैक की लिस्ट में? तो उसमें भारत रहा है दूसरे नंबर पे। अगर इंडिया दूसरे नंबर पे रहा है तो फर्स्ट नंबर पे कौन रहा होगा? फर्स्ट नंबर पे रहा है यूएस, यूनाइटेड स्टेट रहा है नंबर 1 पे और भारत रहा है दूसरे नंबर पे। मतलब कि इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं। इंडिया बिकम सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर साइबर अटैक्स इन 2024. India ranked second globally after the US in terms of cyber attacks in 2024 according to CloudSec, a cyber intelligence platform. CloudSec क्या है? एक साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। तो वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो देखते हैं कि कौन सी कंट्री किस नंबर पे है, कहाँ पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं यूएस के अंदर और दूसरे नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। उसमें से भी मोस्टली कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है ग्लोबली? वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट एंड हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। इन सेक्टर में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Consider the following statements regarding the शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। एक स्कीम है, उससे रिलेटेड आपको क्या किए गए स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। स्कीम का नाम है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। तो शहीद माधो सिंह जी ओडिशा से बिलोंग करते थे, तो उन्हीं से रिलेटेड स्कीम का नाम रखा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्कीम प्रोवाइड्स अ वन टाइम एनुअल असिस्टेंस of 5,000 टू शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स। जो आपके शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वन टाइम एनुअल असिस्टेंस दिया जाएगा, मतलब कि साल में एक बार उनको क्या दिया जाएगा? 5,000 रुपए दिया जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट है, द फाइनेंशियल सपोर्ट इज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स विद एन एनुअल फैमिली इनकम नॉट एक्सीडिंग 2 लाख। कि ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा ये सिर्फ उन स्टूडेंट को दिया जाएगा जिनका जो फैमिली इनकम है सालाना कितनी होनी चाहिए? 2 लाख को से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट दी है। अब हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें से जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि इस स्कीम के अंदर जो भी आपके शेड्यूल ट्राइब के बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको 5,000 दिया जाएगा। वन टाइम एनुअल असिस्टेंस होगी, मतलब कि साल में एक बार। दूसरा, इन्होंने लिखा है कि 2 लाख मतलब क्या होनी चाहिए मिनिमम, मतलब 2 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए उनकी जो भी एनुअल फैमिली इनकम होगी। तो ये गलत है, कम से कम 2.5 लाख तक होगी तो चल पड़ेगा, 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन 1 ओनली। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वही आपकी क्या है? करेक्ट है। सेकंड गलत है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम ये लॉन्च किसने की है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने की है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट ने की है। और ये है आपके सामने शहीद माधो सिंह जिनकी पिक्चर लगी हुई है। ओडिशा के सीएम कौन है? श्री मोहन चरण मांझी। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी इनॉग्रेटेड द 11-day फेमस आदि मेला एंड लॉन्च द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। ओडिशा के सीएम जो है मोहनलाल मांझी जी ने उद्घाटन किया। 11 दिन का वहां पे एक बहुत फेमस आदि मेला हो रहा था, नाम से पता लग रहा होगा आपको, आदि मेला मतलब आदिवासियों का मेला। और उन्होंने लॉन्च की स्कीम आज शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो भी क्लास आपके 9th के स्टूडेंट है और क्लास जो +1 के स्टूडेंट होंगे, जब बच्चा क्लास 9th में एनरोल करेगा और जब बच्चा क्लास +1 में एनरोल करेगा तो उस टाइम उसको सालाना क्या किया जाएगा? एक साल में मतलब 9th में और 11th में एडमिशन के टाइम पे साल का 5,000 दिया जाएगा। एक ही टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं कि 9th में भी मिला 10th में भी मिला, नहीं। अब आप सोचोगे ये क्यों किया जा रहा है?
शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं। शेड्यूल ट्राइब के बच्चे क्या करते हैं कि आगे पढ़ नहीं पाते हैं, वो मतलब जल्दी क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। छोटी क्लास तक पढ़ते हैं फिर वो ड्रॉप आउट कर देते हैं क्योंकि पैसे की कमी होती है, पैसे की तंगी होती है। तो उसी चीज को गवर्नमेंट ने दूर करने के लिए कहा कि अगर बच्चा क्लास 9th में क्या करेगा, एडमिशन लेगा और आगे पढ़ाई करता है तो उसको वो 5,000 देंगे। फिर 9th भी होगी, 10th भी होगी। अगर बच्चा +1 में एडमिशन लेगा तो फिर +1 में जब वो एडमिशन लेंगे तो उस साल भी उन्हें क्या किया जाएगा, 5,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वहां पे एनरोलमेंट बढ़ सके। जो कंपाइलेशन रेट है बच्चों का सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन का वो हो सके कि बच्चे कम से कम 10 पास तो हो, 12 पास तो हो। द फाइनेंशियल सपोर्ट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर एसटी स्टूडेंट, और एसटी स्टूडेंट के लिए और 2.5 लाख तक के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो शहीद माधो सिंह जी ये हैं कौन, ये थे आपके एक प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और ये पैदा हुए थे आपके 1786 में। कहाँ पे, उड़ीसा के ही अंदर घेस बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जिसको हम 1857 की रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है, उसमें माधो सिंह ने क्या किया था, उड़ीसा की तरफ से, वो उड़ीसा से थे और ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपकी 1857 की क्रांति में। ये भी बोल सकते हो आप स्वतंत्रता सेनानी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023? एक ट्रॉफी हुई है अभी, उसकी एक सीरीज खेली गई और ट्रॉफी का नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। क्रिकेट की फील्ड से रिलेटेड है, आपकी क्रिकेट में दी जाती है ये। तो उसमें आपका वो जीत लिया है, कौन सी टीम ने जीता है आप बताओ तब तक कमेंट सेक्शन में। तो उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे डिक्लेयर किया गया है, वो किया गया है जसप्रीत बुमराह जी को। इंडिया की टीम के हैं जसप्रीत बुमराह, तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज। आपका आंसर आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हराया किसको, इंडिया को डिफीट किया। इन टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया इन सिडनी एंड क्लिंच्ड द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। टेस्ट क्रिकेट में, और ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये दिया जाता है, आपको पता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, आपका ओडीआई होता है, टेस्ट क्रिकेट होते हैं। तो ध्यान रखना कि किस फील्ड में ये खेली जाती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, टेस्ट क्रिकेट में। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमारे प्यारे भारत को डिफीट किया और ये हुआ कहाँ पे, सिडनी के अंदर हुआ। और इसको जीतने के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई हो गया है जो आपका 23-24 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा, उसके फाइनल को अब वो खेलेंगे और फाइनल में वो किसको फेस करेंगे, साउथ अफ्रीका को, जो कि इसी साल जून 2025 के अंदर खेला जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह हैं आप, डिक्लेयर हो गए हैं आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज, एंड स्कॉट बोलैंड एडजस्ट किए गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच। द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज एन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी, और ये खेलेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ये कब फॉर्म हुई थी, 1996 एंड 97 में। एंड द सीरीज इज नेम्ड आफ्टर डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर कैप्टन्स ऑस्ट्रेलिया एलन बॉर्डर एंड इंडिया सुनील गावस्कर। नाम से पता लग रहा है। तो ट्रॉफी का नाम क्या है आपका, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो बॉर्डर है आपके एलन बॉर्डर जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के, और सुनील गावस्कर जी को तो आपको पता ही है, इंडिया के जो सुनील गावस्कर जी हैं। तो दोनों के सरनेम ले लिए गए हैं, बॉर्डर और गावस्कर, और ट्रॉफी का नाम रख दिया गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और ये खेली जाती है, जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है उसमें ये दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The recently demised Rajagopala Chidambaram served as the principal scientific advisor to the government of India from this year to this year. अभी हाल ही में वन ऑफ द फेमस हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं भारत सरकार के अंदर, उनका हाल ही में निधन हुआ है। नाम क्या है, राजगोपाला चिदम्बरम। तो राजगोपाल चिदम्बरम जी का डिमाइस हो गया है, निधन हो गया है। तो वो कब से कब तक भारत सरकार है उसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे हैं, तो वो रहे हैं आपके 2002 से लेकर 2018 तक, 2002 से 2018 तक। सीनियर साइंटिस्ट राजगोपाला चिदम्बरम पासेस अवे, और ये है उनकी पिक्चर। अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड इन्वॉल्व्ड विद बोथ ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 एंड इन 1998। ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के,
और ये इन्वॉल्व थे आपके जो इंडिया के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। एक 1974 में हुआ था और एक 1998 में हुआ था। तो उसमें इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और ये रह चुके हैं उस वक्त के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। 1974 के अंदर जो आपका ऑपरेशन हुआ था, जिसका नाम क्या दिया गया था, कोड क्या दिया गया था उसको, तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा करके। तो ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये आपको पता होना चाहिए, आपका स्टैट का पार्ट आ गया। Which carried out amidst great secrecy of peaceful nuclear test at पोखरण राजस्थान। आपको पता है पोखरण राजस्थान के अंदर हमने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे बड़े शांतिपूर्वक, जिसमें से एक हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा था, जिसको हमने बड़े मतलब सिक्रेसी के साथ किया था। दूसरा भी हमने बड़ी सिक्रेसी के साथ किया था, लेकिन सेकंड टाइम हम लोग सक्सेसफुल रहे थे। तो 1974 में जो आपका हुआ था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसके अंदर हमने क्या किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था बहुत ही शांतिपूर्वक पोखरण राजस्थान के अंदर। तो उसका भी ये पार्ट रह चुके हैं। उसके बाद जो हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 के अंदर, 11 मई 1998 को, एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उस टाइम ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे और इन्होंने जो ऑपरेशन लीड किया था उस टाइम पे यही सेम बिल्कुल सिमिलर था, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति और ये भी कहाँ पे हुआ था, पोखरण के अंदर हुआ था। तो दोनों याद रखने आपने कि स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। स्माइलिंग बुद्धा हुआ था 1974 में पोखरण राजस्थान के अंदर, और जो आपका ऑपरेशन शक्ति ये भी पोखरण के ही अंदर हुआ था। आपको पता है ना, न्यूक्लियर टेस्ट करना हो तो एक ऐसा रीजन होना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन ना हो, है ना, एक बिल्कुल वहां पे आपको पता सैंडी एरिया है, तो वहां पे इजीली ये चीजें हो सकती हैं। And he was also the longest serving principal scientific advisor PSC to the Indian government। तो ये रह चुके हैं 2002 से लेकर 2018 तक, और ये वन ऑफ द सबसे मतलब कि आपके बहुत लंबे समय तक रहने वाले पहले थे ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। बहुत लंबे मतलब टाइम तक इन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर काम किया है। अब एक चीज और, 1974 में ये स्माइलिंग बुद्धा का पार्ट थे, 1998 में ये आपके किसका पार्ट थे, ऑपरेशन शक्ति का पार्ट थे। इट मींस कि 1974 में इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने करी थी, तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर ही 1975 में पद्मश्री दिया गया इनको। और 1998 में 1998 में जब इन्होंने ऑपरेशन शक्ति में पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए इनको 1999 में 1999 में क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। अगर आप इन ईयर को ध्यान से देखें तो आप इनसे दो चीजें और कोरिलेट कर सकते हो। पद्मश्री 1975 में मिला, तो 1975 में क्या हुआ था, 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपने मुझे बताना है संविधान हत्या दिवस वो कब हम लोग अभी डिक्लेयर किया है, हमारी जो गवर्नमेंट है, रिसेंट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा संविधान हत्या दिवस कब से डिक्लेयर किया गया है और कब वो होता है इमरजेंसी से रिलेटेड। बस आपको वो मंथ और डेट बताना है। बहुत गर्मी वाली मतलब महीना था वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा 1999 1999 में भी आपको पता है कि क्या चीज हुई है, आपकी कारगिल का वॉर हुआ था। तो ये चीजें आपने कोरिलेट करनी है कि ये ईयर आया है तो इस ईयर में और क्या क्या चीजें हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cities secured the top 3 positions in the Global Power City Index 2024? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि कौन से वो 3 देश हैं जो बिल्कुल, या 3 शहर हैं जो नंबर मतलब स्टार्टिंग के जो टॉप 3 रहे हैं ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अंदर। तो वो है आपका लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तीनों ही सिटी आपको पता है कि बहुत ही एडवांस्ड है, बहुत ही डेवलप्ड है और बहुत ही क्या आपकी पावरफुल है। तो ग्लोबल पावर सिटी के अंदर भी इन तीनों ने ही टॉप किया है। दुबई ranks among world's top 10 cities in Global Power City Index for second consecutive year। सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर मतलब कि लगातार दूसरी बार जो दुबई है वो टॉप 10 के अंदर आया है। और टॉप 10 में वो कौन सी पोजीशन पे है, वो है 8वें नंबर पे। The annual study conducted and released by Japan's Mori Memorial Foundation Institute for Urban Strategies, the Global Power City Index evaluates cities worldwide based on their ability to attract people, capital, enterprise, measuring 6 key areas
अब वो 6 की एरियाज कौन से होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सा शहर कितना ज्यादा अच्छे से उन चीजों को कर पा रहा है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है कि लोग वहां पे आए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पे आए, वहां पे पैसा लगाए, अपनी कैपिटल वो क्या करे, इन्वेस्ट करे, वहां का रहन सहन अच्छा होगा, अगर वो R&D की फील्ड में अच्छे होंगे, इकोनॉमी अच्छी होगी, तो ये सब चीजें देखी जाएगी। उसके बेस पे हम भी क्या चाहेंगे, जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा हम उस तरफ रहना चाहेंगे। तो वो 6 की एरियाज कौन होते हैं जिसके बेस पे ये देखा जाता है और पूरी असेसमेंट की जाती है, वो है इकोनॉमी। तो इन सिटीज की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, R&D के फील्ड में ये बहुत अच्छे हैं, कल्चर इंटरेक्शन अच्छी है आपकी, जो कल्चर ये इंटरेक्ट के लिए भी काफी ज्यादा कुछ ना कुछ सेमिनार्स ये सब चीजें करवाते रहते हैं। तीसरा चौथा है आपका लाइबिलिटी, और उसके बाद है आपका लिवेबिलिटी, देन आपका इन्वायरमेंट एंड असेसिबिलिटी। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। 3 सिटी कौन थी, लंदन, ये है आपका लंदन, देन है आपका न्यूयॉर्क, ये है आपका न्यूयॉर्क, और थर्ड था टोक्यो, और ये है आपका टोक्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city will host the 69th railway division under the Northern Railway Zone? Most important question. कौन सा शहर है जो 69th रेलवे डिवीजन को होस्ट करेगा अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन? भारत के पास 68 रेलवे डिवीजन थे, अब हमें मिल चुका है हमें अपना 69th रेलवे डिवीजन भी, जो कि है हमारा प्यारा जम्मू। तो जम्मू को अगर 69th रेलवे डिवीजन घोषित किया गया है तो होस्ट भी कौन करेगा, जम्मू। तो इसका आंसर क्या होगा, जम्मू। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज विल सेट अप इट्स 69th रेलवे डिवीजन एट जम्मू अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन। करंटली द इंडियन रेलवेज हैज 68 डिवीजन। कितने थे, 68 डिवीजन थे। When the notification is issued by the Indian Railways, Jammu will be the 69 डिवीजन। अब 69 डिवीजन बन चुका है जम्मू हमारा इंडियन रेलवेज का। और जो हमारा प्यारा भारत है, इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर हमारा चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, मतलब कि जो हमारी रेल्स वगैरह चलती पूरा नेटवर्क जो बना हुआ है चौथा सबसे बड़ा है। नंबर 1 पे कौन है फिर, नंबर 1 पे USA है, नंबर 2 पे चाइना है, और नंबर 3 पे आपका रशिया है। ध्यान से देखना कि किसकी बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। तो रेल नेटवर्क में हम लोग चौथे नंबर पे हैं, और पहले नंबर पे USA, देन चाइना, देन रशिया। However, the Indian Railways is the world's largest railway system under single management and the largest employer with around 1.25 million employees. अगर बात की जाए, बोलते जो इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, जो कि एक सिंगल मैनेजमेंट के अंडर है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मैनेज करती है, तो सिंगल मैनेजमेंट के अंडर है। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम USA की बात करें, बेशक उसका रेल नेटवर्क क्या है, बहुत बड़ा है, चाइना का बड़ा है, देन रशिया का भी बड़ा है, इंडिया का चौथे नंबर पे है, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए अलग अलग वहां पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मैनेजमेंट के अंडर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और पूरा मैनेज किया जाता है। और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है। आपने देखा होगा रेलवेज की भर्ती निकलती रहती है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो रेलवेज के निकलते रहते हैं, नौकरियां बहुत ज्यादा मिलती हैं इसमें। तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है ये आपका, विद अराउंड 1.25 मिलियन एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which 2 filmmakers will be honored with the outstanding lifetime achievement award at the Jaipur International Film Festival? कौन से वो 2 फिल्म मेकर है जिन्हें ऑनर किया गया है, उन्होंने अपनी जिंदगी भर जो कंट्रीब्यूशन दिया है फिल्म फेस्टिवल, मतलब कि फिल्म की फील्ड में, आपके सिनेमा की फील्ड में, तो उसके लिए उन्हें दिया गया है आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कहाँ पे दिया गया, जिफ में। जिफ है आपका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन ए, यश चोपड़ा एंड श्याम बेनेगल जी को। तो फोटो में भी आप देख सकते हो यश चोपड़ा जी जो सेंटर में है। Celebrated filmmakers Yash Chopra and Shyam Benegal will be honored at the upcoming edition of the Jaipur International Film Festival 2025, set to be held in Rajasthan capital between January 17 to 21। तो 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में हुआ था आपका जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें यश चोपड़ा जी और श्याम बेनेगल जी को क्या किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the conservation status of the black collared yellow catfish on the IUCN Red List? जो ब्लैक कॉलर्ड येलो कैटफिश है उसका कंजर्वेशन स्टेटस बताना है। जो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? तो वो आती है आपकी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। अब ये न्यूज में थी, तो क्यों न्यूज में थी? ब्लैक कॉलर्ड येलो कैटफिश रिसर्चर्स एट द सेंटर फॉर पेनिनसुलर एक्वाटिक जेनेटिक रिसोर्सेज कोची of the National Bureau for Fish Genetic Resources claimed to have developed a captive breeding protocol for black collared yellow catfish. जो हमारा नेशनल ब्यूरो फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ही एक ब्रांच है या सब्सिडरी है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आपको पता है 16 जुलाई 1929 को उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसी के ही अंदर आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ पोटैटो रिसर्च, राइस रिसर्च, डिफरेंट आते हैं, और उसी में से एक सब्सिडरी है उसकी नेशनल ब्यूरो फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये जो ब्लैक कॉलर येलो कैटफिश के रिसर्चर हैं, उन्होंने बोला है कोची के अंदर जो इसका सेंटर है कि उन्होंने क्लेम किया है कि हमने एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोटोकॉल तैयार किया है ब्लैक कॉलर येलो कैटफिश के लिए। और ये है आपकी ब्लैक कॉलर, और ऊपर वाला है आपका वाइल्ड टाइप है और नीचे वाली है आपकी एल्बिनो टाइप। ये एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक क्या होता है आपको पता है? पेंडेमिक क्या था? पेंडेमिक सुनते ही हमारे दिमाग में, अगर आज की डेट में बोले तो बच्चे के दिमाग में पेंडेमिक सुनते आएगा आपका कोविड, क्योंकि कोविड क्या था, पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। एंडेमिक होता है जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती है, या एक पर्टिकुलर जगह पे ही जो चीज होती है उसको बोलते हैं एंडेमिक। पेंडेमिक होता है जो पूरा ऑल ओवर द सब जगह में फैल जाए या पाई जाए, उसे बोलते हैं पेंडेमिक। अब ये एंडेमिक है, इट मींस ये केरला की जो चालाकुड़ी रिवर है ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे पाई जाती है। तो ये एक एंडेमिक स्पीशीज है, चालाकुड़ी रिवर इन केरला की। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ग्रीनिश ब्राउन मोटल्ड कलरेशन, शॉर्टेड बावल्स होते हैं इसके, डिस्टिंक्ट जेनेटिक ट्रेट्स हैं इसके। स्पीशीज को एग्जिस्ट करती है विद द एंडेंजर्ड होराबैग्रस निग्रिकोलैरिस। तो उसके साथ इसको आप कर सकते हो, जो होराबैग्रस निग्रिकोलैरिस है तो एंडेंजर्ड कैटेगरी के वो के अंदर वो भी आती है, और ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये स्टेटस आपने याद रखना है इसका कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। और जो इसके लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम था इस फिश के लिए, वो स्टार्ट किया गया था 2020 में, जिस साल कोविड फैला था। तो उसी साल इसके लिए क्या किया गया था, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, मतलब इनको पकड़ के इनकी ब्रीडिंग करना। क्योंकि इनकी अब कोई चीज एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाली है, इट मीन्स वो खतरे में है, उसकी स्पीशीज घट रही है, तो हम क्या करेंगे, उसकी ब्रीडिंग करेंगे। ब्रीडिंग क्यों करेंगे? उसकी, ताकि उसकी जो संख्या वो बढ़ सके। सिग्निफिकेंस क्या होती है कैप्टिव ब्रीडिंग की? The development of the breeding technique will help in the conservation of the species। जो स्पीशीज है जो खत्म होने की कगार के ऊपर है, उसको हमने क्या करना है, कंजर्व करना है। तो इस टेक्निक की हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। The development of the protocol would ensure the preservation of biodiversity in the Western Ghat। और ये जो प्रोटोकॉल है ये इंश्योर करेगा जो आपके वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, केरला आपको पता है वेस्टर्न घाट पड़ते हैं उस तरफ, तो आपका उसको क्या करेगा, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी इसको प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। की फैक्ट्स अबाउट द नेशनल ब्यूरो फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। जो आपका नेशनल ब्यूरो फॉर फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है उसके कुछ की फैक्ट्स हैं। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1983 के अंदर। तो दिसंबर 1983 में इलाहाबाद के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द एजिस ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। It aims to undertake research related to the conservation of fish germplasm resources of the country। जो भी आपके fish germplasm resources हैं उनको कंजर्व करने के लिए ये पूरा इसको उठाया गया था, पूरा एक टारगेट रखा गया था कि हमने इन्हें कंजर्व करना है। The institute vision is assessment and conservation of fish genetic resources for intellectual property protection, sustainable utilization and posterity। Okay, next question। What is the theme of the ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? जो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 है उसकी क्या थीम रखी गई? इसकी थीम रखी गई है, 4 ऑप्शन दिए आपके पास। एम्पावरिंग रूरल इंडिया फॉर डिजिटल फ्यूचर, सेकंड है बिल्डिंग और रिजाइलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047, एंड थर्ड है आपकी इनोवेटिंग रूरल ट्रेडिशंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड लास्ट है आपकी सेल्फ रिलायंट विलेजेस फॉर अ स्ट्रॉन्गर नेशन। थीम किसकी पूछी गई है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। तो ग्रामीण है मतलब रूरल की बात की गई है, तो रूरल तो आपका लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर तीनों के अंदर क्या आ रहा है, रूरल वर्ड आ रहा है।
अब बोल रहे हैं ग्रामीण भारत महोत्सव, मतलब कि ग्रामीण भारत महोत्सव ये मना रहे हैं, तो वहां पे क्या करना चाह रहे हैं उसको, ये ग्रामीण को क्या करना चाह रहे हैं, विकसित करना चाह रहे हैं। जो आपका रूरल रीजन है, रूरल इंडिया है, उसको क्या करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसकी थीम क्या बन जाएगी आपकी, ऑप्शन बी, बिल्डिंग और रिजाइलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047, जो हमारी गवर्नमेंट ने वैसे भी टारगेट रखा हुआ है 2047 तक का। तो बिल्डिंग अ रिजाइलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047 is the theme of the ग्रामीण भारत महोत्सव 2025. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 at the भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो इसे सेलिब्रेट किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। एक वीक लॉन्ग इवेंट था जो कि आपका चला था 4 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में। थीम आपने देख ली क्या है इसकी, क्या एम है इसका, एम वही होगा कि जो रूरल एरिया उसको डेवलप करना है, जो हमारे प्यारे भारत के अंदर जो रूरल वाला एरिया है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। साथ ही साथ क्या करना है, सेल्फ रिजाइलेंट इकोनॉमीज तैयार करनी है, फोस्टर करना है इनोवेशन विद रूरल कम्युनिटीज। और ऑब्जेक्टिव है इट इंक्लूड प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग रूरल पॉपुलेशन विद अ स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, आपको पता है वहां पे बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, वहां पे आपको शहरी वाला पार्ट बहुत ही कम देखने को मिलेगा पॉइंट में, ज्यादातर वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी है। अगर बात करें हम मेघालय की, तो मेघालय के अंदर आपको पता तीन बहुत फेमस हिल्स है वहां पे, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है। और वैसे ही वहां पे गारो हिल्स में गारो ट्राइब, जयंतिया हिल्स में जयंतिया ट्राइब एंड खासी में खासी ट्राइब रहती है आपकी, जैसे मिशमी ट्राइब्स है वहां से। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, ट्राइबल कम्युनिटी है आपकी, ज्यादातर पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसलिए फोकस रखा गया कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमने और ज्यादा अच्छे से काम करना है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country is the largest producer and consumer of cowpea worldwide? Cowpea, cowpea आप सबने अपने अपने घर में रौंगी की दाल खाई होगी, जिसको हम लोबिया भी बोलते हैं, लेकिन जनरली हम उसको अपने घरों में देसी जो घरों में हम बोलते हैं, हम रौंगी की दाल बोलते हैं। तो रौंगी को ही बोला जाता है काउपी, और हिंदी में उसको एग्जैक्ट बोला जाता है लोबिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो देश है जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर बन है आपका पूरे वर्ल्ड में। बोलने का मतलब है कि प्रोडक्शन भी वहां पे सबसे ज्यादा होता है, वहां के लोग उसको उगाते भी बहुत ज्यादा हैं और खाते भी बहुत ज्यादा है, बोलते हैं इतना ज्यादा हम उगा रहे हैं तो खाएंगे भी हम ही। तो वो कौन सी कंट्री है, तो वो है आपकी नाइजीरिया, जहां पे सबसे ज्यादा काउपी प्रोड्यूस भी की जाती है और कंज्यूम भी की जाती है, नाइजीरिया। अभी क्यों न्यूज में थी वो देखते हैं। काउपी, जिसका साइंटिफिक नेम है विग्ना अनग्यूइकुलेटा, जो कि एक एनुअल प्लांट है विद इन द पी फैमिली, जो पी फैमिली है आपकी, फेवेसी जिसको हम बोलते हैं, तो फेवेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है आपका काउपी। अब यहाँ पे आपके जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जामिनर का मन किया और एग्जामिनर को इस न्यूज के बारे में पता होगा, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, वो काउपी नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीजीटी मेडिकल का एग्जाम होगा तो वो वहां पे लिखेंगे विग्ना अनग्यूइकुलेटा, ये साइंटिफिक नेम दे देंगे, पूछेंगे ये किसका नाम है, तो काउपी का है। या आपसे पूछा जाएगा कि जो काउपी है ये एनुअल प्लांट है कि बाइनियल प्लांट है कि पेरिनियल प्लांट है, तो आपको पता होना चाहिए एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट क्या होता है, जो मतलब कि साल में एक बार होता है। बाई इनियल क्या होते हैं, बाई एनुअल क्या होते हैं, बाई एनुअल होते हैं जो साल में 2 बार होते हैं, बाई इनियल होते हैं जो 2 साल में 1 बार होते हैं, पेरिनियल होते हैं जो साल भर होते रहते हैं, बड़ी साल तक होते हैं। तो काउपी है आपका एक एनुअल प्लांट, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फेवेसी फैमिली से या फिर पी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये वाला स्पेशली हो गया आपके साइंस स्टूडेंट्स के लिए। बाकी भी पता होना चाहिए सबको कि काउपी न्यूज में है, तो इसको और क्या क्या बोलते हैं। इसे बोला जाता है ब्लैक आइड पी, आप इसकी फोटो अच्छे से देख सकते हो, तो आपको दिख रही है व्हाइट कलर की रौंगी है और उसके पार्ट में दिख रहा है कि ब्लैक कलर का ये पार्ट है, ये क्या लग रहा है, जैसे उसकी आंख सी लग रही है, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया है ब्लैक आइड पी, और साथ में इसे बोला जाता है सदर्न पी। अब इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, इट ओरिजिनेटेड एंड वॉज डोमेस्टिकेटेड इन सर्दर्न अफ्रीका, तभी इसे सर्दर्न पी बोला जाता है। मतलब साउथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो साउथ वाला पार्ट है वहां पे इसका ओरिजिन हुआ है, और डोमेस्टिकेटेड भी वहीं की, मेजरली है भी वहीं की है, एंड वॉज लेटर मूव टू ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका एंड एशिया। उसके बाद ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही अंदर ईस्ट वाले पार्ट में भी लोग इसकी खेती करने लग पड़े, फिर वेस्ट अफ्रीका में भी करने लग पड़े, फिर धीरे धीरे हमारे प्यारे एशिया में भी पहुंच गई है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ काउपी इज इन द वेस्ट अफ्रीका। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका कंट्री की बात नहीं की है, बेस्ट अफ्रीका मींस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बेस्ट वाला पार्ट। तो बोला जा रहा है विश्व में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और कंजप्शन कहाँ पे होता है काउपी का, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होता है। अगर कॉन्टिनेंट लिखा होगा तो आपने अफ्रीका करना है। अगर अफ्रीका के अंदर भी अभी आपको लिखा होगा नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, तो आपने क्या लिखना है, वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। फिर कितना करता है वहां पे, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी इसका प्रोडक्शन होता है उसमें से मात्र सिर्फ और सिर्फ मतलब कि कुछ हिस्सा होता है बाकी देशों में, और आपका 87% जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन और यूज किया जाता है वेस्ट अफ्रीका में। फिर वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी एक ऐसा देश है जो बोलता है कि आप सबका तो कंट्रीब्यूशन ही कम है, मैं अकेला इतना ज्यादा कर लेता हूँ, तो वो है नाइजीरिया। सबकी ना करवा देता है, वो इतना प्रोडक्शन करता है, इतना कंजप्शन करता है, मतलब सबकी ना हो जाती है, तो ना से नाइजीरिया 46% अकेला करता है पूरे वर्ल्ड का। In the Indian context, it is a minor pulse cultivated mainly in arid and semi-arid tracts of Punjab, Haryana, Delhi and West UP, along with considerable areas in Rajasthan, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra and Gujarat. अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो ये एक माइनर पल्स कल्टिवेटेड है आपकी, तो जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में होती है। तो इसे उगाया जाता है भारत के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा और दिल्ली और वेस्ट यूपी में, और साथ ही साथ में राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। अब ये न्यूज में क्यों थी, वो मेजर मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है ना, जिसकी वजह से हमको पूरा ये पढ़ना पड़ा। ये अभी तक हमने जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा इसका स्टैट वाला पार्ट जो बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर काम किसने किया है, हमारे प्यारे इसरो ने। अगर इसरो कुछ भी करता है तो वो तो इंडिया की क्या स्पेस एजेंसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं थोड़ा इसको डीपली करवा रही हूँ। इसरो ने सक्सेसफुली जर्मिनेट किए हैं काउ पी सीड्स अंडर माइक्रोग्रेविटी कंडीशन। तो इसरो ने सक्सेसफुली आपकी जो ये काउ पी, जो लोबिया या रोंगी जिसको हम बोलते हैं, उसके जो बीज हैं, उसके जो सीड है, वो माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में क्या किए हैं, जर्मिनेट किए हैं। अब माइक्रोग्रेविटी कंडीशन है, इट मीन्स कहाँ किए होंगे, स्पेस में। अब अर्थ के ऊपर थोड़ी ना होती है माइक्रोग्रेविटी कंडीशन, ग्रेविटी कहाँ कम होती है, स्पेस के अंदर। तो मतलब उन्होंने स्पेस के अंदर जहाँ पे माइक्रोग्रेविटी कंडीशन होती है वहां पे उन्होंने काउ पी के सीड जर्मिनेट किए हैं। तो ये पार्ट था उनका, एक एक्सपेरिमेंट था उनका पोएम 4, उसी का ही ये एक हिस्सा था। माइक्रोग्रेविटी फार्मिंग, इसरो स्प्राउट्स काउ पी सीड्स इन स्पेस इन पोएम 4 एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना है आपने पोएम 4। इसरोस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या आपका, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज एक्सपेरिमेंट ऑन वुड, किसके ऊपर किया गया, आपको पता है PSLV C60 हमने डिटेल में पढ़ा है। तो PSLV C60 पोएम 4 सक्सेसफुली स्प्राउटेड काउ पी सीड्स अंडर माइक्रोग्रेविटी कंडीशन इन 4 days। मात्र 4 दिन के अंदर इन्होंने वहां पे माइक्रोग्रेविटी कंडीशन के अंदर इन्होंने क्या किया है, आपका काउ पी सीड को स्प्राउट किया है successfully. In total, 24 payloads, including crops, were launched in the PS4 orbital experiment module. Poem 4 की फुल फॉर्म क्या है आपकी, PS4 orbital experiment module, Poem 4 मिशन। और PSLV C60 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, स्पेडएक्स मिशन। स्पेडएक्स मिशन क्या था आपका, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमने 2 आइडेंटिकल क्या भेजी थी, सिस्टर्स भेजी थी, उनको हमने क्या किया था, स्पेस के अंदर भेजा, और वहां पे उनको क्या किया था, हमने दोनों को मिलाया था, डॉक किया था। तो वो था आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो PSLV C60 के अंदर हमने उसको भेजा था। तो PSLV C60 के तहत ही इन्होंने बोला ठीक है, स्पेडएक्स को तो कर ही रहे हैं, लगे हाथ ये भी कर लेते हैं, दालें भी उगा लेते हैं स्पेस के अंदर, देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। तो आप ऐसे सोचना कि इनको कुछ काम था नहीं वहां पे, तो इन्होंने बोला स्पेस में यही कर लेते हैं हम। तो ले आए थे वहां से, घर से बीज लेके गए थे, और वहां पे इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली स्प्राउट भी कर दिए। PSLV C60 SpaceX mission to support a wide array of scientific and technological endeavors. The PSLV orbital experiment module जो पोइम है, it is a practical solution deployed by ISRO। तो practical solution था जिसको डिप्लॉय किया गया इसरो के द्वारा, that allows Indian startups, academic institutions and research organization to test their space technologies without the need to launch entire satellites। जरूरी नहीं सारी सैटेलाइट्स आप लॉन्च कर दो, तो बोलते हैं आप कुछ हिस्से, जैसे PSLV C60 के तहत हमने किया था, 2 सैटेलाइट भेजी थी हमने स्पेडएक्स के अंदर, जिनको हमने ऊपर स्पेस में डॉक किया था।
तो आप कर सकते हो कुछ भी इंडियन स्टार्टअप। आपने एक स्टार्टअप सुना होगा जिसके अंदर फीमेल्स ही थी 51 समथिंग, जिन्होंने सबने मिलकर एक सैटेलाइट बनाई थी और उन्हीं के नाम पे ना उसका नाम भी पड़ा था। तो इस फील्ड में भी आप क्या कर सकते हो, अपना हाथ आजमा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रामीण इन रीच प्राइमरली यूज्ड फॉर? व्हाट इज ग्रामीण इन रीच प्राइमरली यूज्ड फॉर? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण इन रीच प्राइमरी किसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सैटेलाइट मैसेजिंग एंड जीपीएस ट्रैकिंग। तो ग्रामीण इन रीच का प्राइमरी यूज किया जाता है किसके लिए? सैटेलाइट मैसेजिंग के लिए और जीपीएस को ट्रैक करने के लिए, जीपीएस ट्रैकिंग के लिए। व्हाट इज ग्रामीण इन रीच? ग्रामीण इन रीच इज अ स्विस बेस्ड पॉपुलर जीपीएस। ये आपका स्विस बेस्ड एक बहुत ही पॉपुलर जीपीएस है आपका। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आप आते हैं ऐसे एप्लीकेशन पूछते हैं एग्जामिनर, सिंपल सी है जीपीएस। तो ग्रामीण इन रीच इज अ स्विस बेस्ड पॉपुलर जीपीएस एंड सैटेलाइट मैसेजिंग डिवाइस ऑफन यूज बाय बैकपैकर्स एंड क्लाइंबर्स। जो भी आपके बैकपैकर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेनियर वगैरह होते हैं, तो वो यूज करते हैं इसका। उनके द्वारा ये डिवाइस क्या होता है, मैसेज वो क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ग्रामीण इन रीच एक स्विस बेस्ड पॉपुलर जीपीएस और सैटेलाइट मैसेजिंग डिवाइस है जिसको मेजरली ये लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे, स्कॉटिश हाइकर हीथर was detained at the Delhi airport for carrying ग्रामीण इन रीच। तो स्कॉटिश हाइकर है एक आपका हीथर, उसको डिटेन किया गया दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर। उन्होंने कैरी किया था आपका ग्रामीण इन रीच। ये है आपकी वो स्कॉटिश हाइकर कैरिंग आपका ग्रामीण इन रीच जीपीएस डिवाइस डिटेन्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। इंडिया इज among 14 countries which prohibits the satellite message device। अब इनको क्यों, मतलब आपने देखा कि जो इनको था मतलब पकड़ा गया, डिटेन किया गया। अच्छा, तो ऐसा क्या था जिनको डिटेन किया गया? तो बुरे जो भारत है उन 14 देशों में से है 14 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देशों के अंदर प्रोहिबिट किया हुआ है कि सैटेलाइट मैसेज डिवाइस को वो कैरी नहीं कर सकते हैं, और ये कर रही थी, उन्हें पकड़ा गया। द अदर नेशंस कौन है वो? एक तो हमारा प्यारा भारत हो गया, तो बाकी 13 देश कौन है? तो वो है आपका अफगानिस्तान, यूक्रेनियन क्रीमिया, क्यूबा, जॉर्जिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना एंड रशिया। लर्निंग करने सारे, बस भारत का रखना है ध्यान। और टोटल कितने देश हैं जिन्होंने अपने देशों के अंदर क्या किया हुआ है, इसको प्रोहिबिट किया हुआ है सैटेलाइट मैसेज डिवाइस को। व्हाई इट इज बैंड इन इंडिया? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत के अंदर इसको क्यों बैन किया हुआ है। The prohibition on satellite communication came with the India Telegraph Act of 1885 and the Wireless Telegraphy Act 1933। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्ट आपको पता होने चाहिए। ये हमने पहले भी पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। हमने एक न्यूज पढ़ी थी जुलाई के अंदर, जब हमने जुलाई का करंट अफेयर किया था, तो वहां पे हमने एक न्यूज पढ़ी थी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अगर आपको याद होगा। तो उसके अंदर हमने ये दोनों एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। तो द प्रोहिबिशन ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के, अब ये जो प्रोहिबिशन लगाया गया है, इसके ऊपर बैन लगाया गया है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर, ये कौन सी इसके तहत लगाया हमने? तो दो एक्ट आए थे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 एंड द वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1933। मैं थोड़ा सा आपको ना याद भी दिला देती हूँ, अगर आपको याद होगी। वो न्यूज थी कि एक इंडियन कम्युनिकेशन एक्ट आया अभी नया ताजा, तभी जो थे पुराने वाले थे उनमें थोड़ी सी चेंजेस किए गए थे, कुछ ऐसी न्यूज पढ़ी थी हमने। These older regulations were reinforced during the 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। 2008 में आपको पता है मुंबई के अंदर क्या हुआ था, है ना, टेरर अटैक्स हुए थे। तो उसके बाद जो ये ओल्ड रेगुलेशन थे इनको रिइंफोर्स किया गया, जिसके अंदर बोला गया इन विच टेररिस्ट ग्रुप एम्प्लॉयड सैटेलाइट कम्युनिकेटर्स। वो इसका यूज कर रहे थे ना सैटेलाइट कम्युनिकेटर्स का, टू प्लान, ताकि वो बॉम्बिंग कर सके, शूटिंग कर सके, जिससे हमारे लगभग 200 लोग मारे गए थे। अब उधर होटल ताज, इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, और जो 2-3 बार अटैक हुए हैं मुंबई के अंदर। तो जो 2008 वाला था, तो बोला गया ये रेगुलेशंस में चेंजेस करने की जरूरत है। ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हो, कोई इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो जिससे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सक रहे हो, और आप उनको इजी हो जा रहा था, वो एम्प्लॉय कर पा रहे थे कहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग करनी है, कहाँ पे उन्होंने शूटिंग करनी है। तो उसके लिए हमारे प्यारे भारत ने बोला कि इसके ऊपर हम बैन लगाते हैं। तो ये जो है आपकी स्कॉटिश हाइकर, ये पकड़ी गई
इसके साथ इनको देखा पाया गया तो बोला गया कि जी हमारे देश के अंदर तो ये बैंड है, तो आपको किसने बोला इसको ये लाने के लिए, तो इन्हें डिटेन कर दिया गया है दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाली न्यूज भी, इंपॉर्टेंट तो सभी न्यूज है, लेकिन कुछ न्यूज ऐसी होती है जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइतु भरोसा स्कीम इन तेलंगाना। राइतु वर्ड बहुत फेमस है साउथ इंडिया का, किसानों के लिए ये वर्ड यूज करते हैं राइतु। तो स्टेट आपकी जो स्कीम है उसका नाम है राइतु भरोसा स्कीम इन तेलंगाना। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने बोल दिया किसानों के लिए, तो राइतु वर्ड है, तो ये किसके लिए होगी ये स्कीम, किसानों के लिए होगी। दो स्टेटमेंट दी हैं। द स्कीम प्रोवाइड्स 12,000 पर एकड़ एनुअली टू फार्मर्स, कि 12,000 क्या करेंगे स्कीम के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी एनुअली फार्मर्स को पर एकड़। दूसरी स्टेटमेंट है द बेनिफिट अंडर द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू एग्रीकल्चर लैंड्स। ये जो बेनिफिट होगा ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो एप्लीकेबल होंगे, आपके जो एग्रीकल्चर लैंड्स होंगे सिर्फ उनके लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ऐसे ही बोला गया है स्कीम के अंदर, तेलंगाना की स्कीम है और ये राइतु भरोसा स्कीम, और दूसरी जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। अब इसको समझते हैं। तेलंगाना फार्मर्स टू रिसीव 12,000 पर एकड़ एनुअली ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अंडर राइतु भरोसा स्कीम। तेलंगाना की सीएम कौन है, ए रेवंत रेड्डी है, ये है ए रेवंत रेड्डी जी। फार्मर्स इन तेलंगाना विल रिसीव 12,000 पर एकड़ एनुअली अंडर द राइतु भरोसा स्कीम एंड इंक्रीज फ्रॉम द करंट 10,000। तो पहले 10,000 था, ये पुरानी स्कीम है, उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, अब 10 से कितना कर दिया गया, 12,000 कर दिया गया है। Further, families of landless farm laborers will receive a similar amount annually under the newly introduced Indirama Atmeya Bharosa scheme. जो लैंडलेस, आपकी जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस फार्म लेबरर्स हैं जो लेबर की तरह काम करते हैं, है ना, श्रम की तरह काम करते हैं, श्रमिक होते हैं, तो उनकी फैमिली के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उनके लिए बोले ठीक है, ये राइतु भरोसा स्कीम तो उनके लिए थी जो कि लैंड वाले थे। अब जो नहीं है बेचारे, जिनके पास जमीन नहीं है, जो दूसरे की जमीन पे जाके एज अ लेबरर काम करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उनके लिए भी ऐसा ही सिमिलर अमाउंट दिया जाएगा सालाना। तो उनके लिए एक नई स्कीम आई थी तेलंगाना के ही अंदर, याद रखनी है आपने, इंदिरम्मा अतमेया भरोसा स्कीम। क्या है, इंदिरम्मा अतमेया भरोसा स्कीम। दोनों ही स्कीम है आपकी कहाँ की, राइतु भरोसा स्कीम और इंदिरम्मा अतमेया भरोसा स्कीम है आपकी तेलंगाना की। और ये जो स्कीम थी ये स्टार्ट हुई है आपकी, जो इंदिरम्मा अतमेया भरोसा स्कीम, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 26 जनवरी 2025, मतलब कि जब हमारे देश का अभी 2025 का रिपब्लिक डे था, उस दिन से इन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की है। द राइतु भरोसा स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स। तभी तो बोला है ना, ये ऊपर वाली स्कीम सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हुई हमारी, कि जो राइतु भरोसा स्कीम है वो जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड वाले हैं उनके लिए नहीं है, जो माइनिंग में काम करते हैं, हिल्स वगैरह वाले हैं, उनके लिए नहीं है ये एप्लीकेबल। क्यों होगी उनके लिए, उनके लिए ले आई है गवर्नमेंट दूसरी स्कीम, इंदिरम्मा अतमेया भरोसा स्कीम, तो बोला ये आपके लिए नहीं है ये। तो राइतु भरोसा स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स, माइनिंग, हिल्स, रियल एस्टेट वेंचर्स, roads, lands used for residential, industrial and commercial purposes, lands converted as nala and the lands acquired by the government for various projects. तो जो ऐसी सी जगह है उसका फर्दर ऐसे यूज किया जाएगा और उनके लिए होगी इंदिरम्मा अतमेया भरोसा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी डेवलप्ड द भारत पोल पोर्टल। एक पोर्टल है जिसका नाम है भारत पोल पोर्टल। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एजेंसी ने इसको डेवलप किया है, तो वो है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो CBI ने एक डेवलप किया है भारत पोल पोर्टल। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। अगर कोई हमारा यूनियन मिनिस्टर किसी भी चीज को लॉन्च करते हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर भी हैं आपके, तो कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी हैं अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किया था इसको, भारत पोल को। समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह लॉन्च भारत पोल पोर्टल डेवलप्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन न्यू दिल्ली ऑन 7 जनवरी 2025 इन भारत मंडपम इन दिल्ली। भारत पोल portal will significantly facilitate real-time information sharing for faster access to international police assistance, including the issuance of red notices and other colored coded Interpol notices. जो भारत पोल पोर्टल है ये सिग्निफिकेंटली क्या करेगा, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगा वो इसमें क्या की जाएगी, शेयर की जाएगी
इसके साथ ना एक पिक्चर होनी थी, वो पिक्चर लगाना भूल गए हम, उससे मैं आपको और अच्छे से बता सकती थी इसको। अच्छा ठीक है, ओके। देखो क्या बोल रहा है ये, भारत पोल पोर्टल ये सिग्निफिकेंटली फैसिलिटेट करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जो कि शेयर करेगा आपका फास्टर एक्सेस टू इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस एंड इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस ऑफ रेड नोटिस एंड अदर कलर कोडेड इंटरपोल नोटिस। जो इंटरपोल है ना आपका, तो उसके साथ क्या होता है, देखो मान लो कि हमारे इंडिया के अंदर आपको कोई डेड बॉडी मिली है, फॉर एग्जाम्पल समझो आपको डेड बॉडी मिली है, इतना तो आपको पता लग गया कि ये यहाँ का नहीं है, उसके पास कुछ भी आपको कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे आपको ये पता लगा कि ये इंडियन नहीं है, आपको पता लगा ये कोई दूसरी कंट्री का है, तो आप क्या करोगे, ये जो हमारा हमने पोर्टल बनाया इसके अंदर हम फिर क्या करते हैं ना, नोटिस आपके क्या करते हैं, जारी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नोटिस होते हैं, रेड नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लैक नोटिस, व्हाइट नोटिस, तो 6-7 टाइप के 8-9 टाइप्स के ना कुछ नोटिस होते हैं जो इशू किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा इंडिया है वो दूसरी कंट्री के साथ भी क्या करेगा, मतलब उसको लिंक करेगा और बोलेगा कि इस तरीके की हमारे देश में कुछ बॉडी मिली हुई है, जो कि फिर बाकी देशों में अगर कहीं पे भी मान लो कि वो रशिया के किसी इंसान की थी, रशिया से कोई, तो रशिया में वो चीज जाएगी, वहां पे किसी का कोई गुम हुआ होगा या कोई भारत घूमने आया हुआ होगा, तो फिर वहां से हम पता लगा सकते हैं और उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि ऐसे ऐसे जो उनके रिश्तेदार थे या कोई भी थे वो ऐसे गए थे भारत में और वहां पे उनका देहांत हो गया है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे विजय माल्या है, किसी के ऊपर करप्शन का केस चला हुआ है और वो बाहर छोड़ के भाग गए हैं, तो वहां पे हम ना ये नोटिस क्या करते हैं, जारी करते हैं। तो उसके लिए सीबीआई ने बोला कि पहले ना बहुत ज्यादा होता था कि देखना पड़ता था, कागजी काम बहुत होता था, अब हम क्या करते हैं, भारत पोल पोर्टल को बनाते हैं। अगर किसी भी देश को लगता है कि वो कौन सी सिचुएशन में है अभी, कि उनको किसी तरीके का नोटिस तो नहीं मिला है, जाइए आप भारत पोल पोर्टल के ऊपर जाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए मतलब अभी प्रेजेंट में कौन सा नोटिस जारी किया हुआ है, किस तरीके की सिचुएशन है। तो इसके लिए सीबीआई ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ओके, लॉन्च किया है अमित शाह जी ने और इन्होंने इसको बनाया है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फास्ट पेट्रोल वेसल FPVs अमूल्य एंड अक्षय वर लॉन्च्ड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। जो फास्ट पेट्रोल वेसल है अमूल्य और अक्षय, उनको लॉन्च किया गया है फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके लिए लॉन्च किए हैं आपके फास्ट पेट्रोल वेसल्स, जिसका नाम है अमूल्य और अक्षय। दूसरी स्टेटमेंट है द फर्स्ट 2 FPVs ऑफ द सेम सीरीज, मतलब कि जो ऑलरेडी आपकी अभी बोल रहे हो आपकी अमूल्य और अक्षय को लॉन्च किया गया है, तो उसी सीरीज के हैं ये, उनका नाम है अदम्य एंड अक्षर। बोलते वो पिछले साल 2024 के अंदर अक्टूबर में उनको लॉन्च किया गया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द फास्ट पेट्रोल वेसल्स कंस्ट्रक्टेड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इनको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, और 60% ये इंडिजीनियस कंटेंट है इसके अंदर। इंडिजीनियस कंटेंट क्या होता है, मतलब अगर 100% हमने कोई चीज बनाई है, हमने कोई किसी तरीके का वेसल बनाया, कोई शिप बनाया, कुछ भी चीज बनाई, हमने कोई एयरक्राफ्ट बनाया, हमने क्या किया उसमें, हम बोल रहे हैं कि 60% उसमें इंडिजीनियस कंटेंट है और 40% उसमें रशिया का है, मतलब कि 40% हमने वहां की जो टेक्निक है, कुछ भी पार्ट है उसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो किसी दूसरे देश की है, 60% फुल मेड इन इंडिया है। इंडिजिनियस वर्ड होता है कि भारत का ही है, उसमें भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का ही सब कुछ है। तो 100% तो नहीं है, 60% इंडिजिनियस कंटेंट इसके अंदर क्या किया गया है, इंडिया का ही यूज किया गया है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया है आपकी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो बिल्कुल सही है आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, मतलब कि ऑप्शन ए। गोवा शिपयार्ड लॉन्चेस न्यू फास्ट पेट्रोल वेसल, न्यू फास्ट पेट्रोल वेसल्स, ये आप देख भी सकते हो, न्यू फास्ट पेट्रोल वेसल्स ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट इन गोवा। तो इन्होंने अब ज्वाइन भी कर लिया है हमें। 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य एंड अक्षय, इनके नाम पता होने चाहिए आपको, अमूल्य एंड अक्षय, इंडिजीनियस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड वर लॉन्च्ड। अब आपसे ना एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए अभी हाल ही में अमूल्य अक्षय न्यूज में थे, बताइए वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं। दूसरा, उसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। तीसरा, उसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 2 अभी हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेसल बनाए गए हैं जिनका नाम अमूल्य और अक्षय है। बताइए जी वो किसके लिए लॉन्च, मतलब कि तैयार किए हैं, क्या वो इंडियन आर्मी के लिए किए हैं, इंडियन नेवी के लिए किए हैं, कि किसके लिए किए हैं, तो वो किए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, पेट्रोल का गश्ती करना।
The two FPVs are the third and fourth vessels of the fleet of 8 FPVs being constructed by GSL for ICG. तो बोलते हैं ये जो अभी आपको अमूल्य और अक्षय देखने को मिले हैं, ये तीसरा और चौथा है, मतलब कि 2 पहले आ चुके हैं 2 अक्टूबर 2024 के अंदर, जिनको GSL के द्वारा बनाया गया। GSL क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। किसके लिए? ICG के लिए बनाया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो वो 2 कौन थे? वो थे अदम्य और अक्षर। ए से ये देखो सारे नाम है ना, अदम्य और अक्षर आए हैं अक्टूबर 2024 में, और जो अब थर्ड और फोर्थ है अमूल्य और अक्षय, वो आए हैं अभी। अब टोटल कितने हैं जो बनाने हैं? तो 8 बनाने हैं, तो अभी हमारे सिर्फ 4 तैयार हुए हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंक्लूडेड इन मार्च 2022। तो मार्च 2022 के अंदर इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना किया गया था कि ठीक है आपने हमें इतने बना के देने चाहिए। कॉस्ट इसके लिए 473 करोड़, और इसके अंदर भारत का कितना कंटेंट है, इंडिजिनस कंटेंट कितना है, मेड इन इंडिया 60% है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम ये, फिर टाइम भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लासिकल लैंग्वेजेस, कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है इंडिया के अंदर? हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए। ओके, तो पूछा जा रहा है बताइए भारत के अंदर जो हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो टोटल कितनी अब ऑफिशियली हो चुकी है? तो वो है आपकी 11। मराठी लैंग्वेज ऑफिशियली ग्रांटेड क्लासिकल स्टेटस। जो मराठी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियली ग्रांट कर दिया गया है और उसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। इसको हम समझेंगे अच्छे से। मराठी, बंगाली, असामीज, पाली एंड प्राकृत गेट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ऑलरेडी आपके थे, उसमें से अब 5 इसमें और ऐड हुई हैं। इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको याद करने के लिए। Although the Union Cabinet accorded classical language status to Marathi alongside Assamese, Bengali, Pali and Prakrit on October 3rd last year, an official notification had not been issued in this regard. The total number of recognized classical languages in India is 11. अब हो चुकी हैं आपकी टोटल 11। तो कुछ पहले की थी, आपकी 6 ऑलरेडी थी। अब अभी जो मिली है वो कौन है? P2 एक आदमी है, ठीक है। तो P2 है एक आदमी, P और 2 मतलब कि 2 P से हैं, पाली और प्राकृत। P2 ने MBA किया हुआ है किसमें? क्लासिकल लैंग्वेज में। P2 ने MBA किया हुआ है किसमें? क्लासिकल लैंग्वेज में। तो P2 से कौन हो गया? पाली और प्राकृत। MBA से हो गया मराठी, B से बंगाली, A से असामीज। तो P2 ने MBA किया है किसमें किया है? क्लासिकल लैंग्वेज में किया है। तो ये थी आपकी ट्रिक जो अभी न्यूली ऐड हुई है, ठीक है। The Government of India created a separate category called Classical Languages on October 12, 2004. जो Government of India है उसने क्रिएट किया एक सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड 12 अक्टूबर को। क्या बोला? क्लासिकल लैंग्वेज को ना सेपरेट अलग से वो कर देते हैं, अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। बोला ठीक है। अब एक चीज और, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लासिकल लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो अलग है। आपको पता है कि हमारे संविधान के अंदर 12 स्केड्यूल हैं, जिसमें से जो स्केड्यूल नंबर 8 है हमारा, उसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? 22 भाषाएं आती हैं। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लासिकल लैंग्वेज बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। तो क्लासिकल लैंग्वेज 11 और आपकी जो दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल है वो है आपकी 22। 11 2 22, वो डबल है। अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमिटी, द फॉलोइंग रिवाइज्ड बेंचमार्क्स मस्ट बी मेट फॉर अ लैंग्वेज टू बी कंसीडर्ड क्लासिकल। बोलते जो भी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है उनके द्वारा कुछ मतलब वो एक पूरा बेंचमार्क बिठाया जाता है जिसके हिसाब से वो किसी भी भाषा को क्लासिकल मतलब का दर्जा देते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा ऐसे नहीं मिल जाता है, इसके लिए बहुत सी चीजें होती हैं। अब वो पता होनी चाहिए आपको। पहली, हाई एंटिक्विटी ऑफ इज अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 1000 ईयर्स। एक तो इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी होनी चाहिए, इसमें ना टेक्स्ट होने चाहिए प्रॉपर आपकी। आपको पता है साउथ इंडिया है ना कि जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है ना, ये और संस्कृत है, आपको इनके लिए ना 1500-2000 साल से भी पुराने ग्रंथ मिलेंगे इसमें लिखे हुए। तो एक तो ये चीज होनी चाहिए। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, जो आगे 6 लैंग्वेजेस हमारी बच गई हैं। अ बॉडी ऑफ एनिशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसीडर्ड अ हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। तो आपकी जो जनरेशन ऑफ स्पीकर्स है वो भी इन लैंग्वेज का अच्छे से उसमें टेक्स्ट होने चाहिए, एनिशिएंट लिटरेचर होने चाहिए, इतिहास होने चाहिए, कुछ ना कुछ साहित्य होने चाहिए। तो है संस्कृत में कितने सारे हैं, मराठी में कितने सारे हैं आपकी, है ना। आजकल तो वैसे भी वो आपकी छावा मूवी छाई हुई तो उसमें मराठा साम्राज्य के बारे में कितने अच्छे से बताया है, कितने स्ट्रॉन्ग लीडर थे वो, और आज भी महाराष्ट्र के अंदर मराठी कितनी अच्छी बोलते हैं। नॉलेज
knowledge text, especially prose text, in addition to poetry, epigraphical and inscription evidence भी होने चाहिए। बिल्कुल है इनके, तो मराठा साम्राज्य के आपको इतने मिलेंगे, एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिलेंगे। साउथ इंडिया के तो आपको भर भर के मिलेंगे, संगम लिटरेचर वहां पे फेमस था। The classical languages and literature could be distinct from its current form and could be discontinuous, which later forms of its offshoots। जो क्लासिकल लैंग्वेज है, लिटरेचर है, इट कुड बी डिस्टिंक्ट, बोलते हैं ये आपकी जो करंट फॉर्म है आपकी उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, और ये कोई किसी की ऑफशूट नहीं होती है कि पहले कोई भाषा बोली जाती थी उसकी ये नेक्स्ट वो निकली हुई है, नहीं, इसका एक अपना अस्तित्व होता है, एक अपना ओरिजिन होता है, और आज भी उसी प्योर भाषा में इसको बोला जा रहा है। वही once a language is designated a classical, the Ministry of Education provides various benefits to promote it। जब एक बार कोई भी भाषा क्लासिकल घोषित हो जाती है तो हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो एजुकेशन मंत्रालय है, वो बहुत सारे बेनिफिट करता है उनको प्रमोट करने के लिए। मतलब कि ये जो आपकी 11 भाषाएं हैं क्लासिकल स्टेटस जिनको दिया गया है दर्जा, तो इनके ऊपर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट क्या करेंगे, स्कीम्स लेके आएंगी, इनके ऊपर पैसा लगाएंगे ताकि इनका प्रमोशन हो सके। एक तरह से अपने मतलब अपने कल्चर को, अपने एथिक्स को, अपना जो पुरानी चीजें उनको प्रिजर्व करना बोल सकते हो। अब और लैंग्वेजेस कौन है, एक तो वो था आपका पीटू नाम का एक इंसान था, और उन्होंने एमबीए किए हुए थे क्लासिकल लैंग्वेज में, उनको बड़ा इंटरेस्ट था पीटू को। तो वो कौन थे आपके, प्राकृत पाली, और एमबीए से था मराठी, बंगाली और असामीज। तो 5 तो वो हो गई, तो वो 6 कौन सी हैं, तो वो 6 हैं आपकी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया। ये याद करनी बहुत इजी है। देखो तभी मैं साउथ इंडिया का बार बार जिक्र कर रही थी। अब आप साउथ इंडिया में जाओगे ना, या तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, अगर आप कर्नाटका में जा रहे हो तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मेजरली आपको कन्नड़ अच्छी आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप हिंदी बोलोगे थोड़े बहुत तो चलो वो जानते हैं, लेकिन मेजरली है वहाँ आनी चाहिए। अब हमारे नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे तो डिफरेंट पहाड़ी बोली जाती है, कोई पर्टिकुलर थोड़ी ना कि हिंदी बोलते हैं, कहीं पहाड़ी है, पहाड़ी भी डिफरेंट टाइप की है। कुल्लू में अलग सी बोली जाती है, शिमला में अलग सी बोली जाती है, मंडी में मंडियाली बोली जाती है, तो वैरायटी है बहुत। और तभी देखना नॉर्थ इंडिया की ना आपको कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है दर्जा, क्योंकि क्लासिकल स्टेटस का दर्जा देना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहली कौन थी जिसको सबसे पहले क्लासिकल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, तो वो है आपका तमिल। और पता है ये सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है क्लासिकल लैंग्वेज वाला फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट वालों का। तो जो तमिल है आपकी, तमिल सबसे पहले सबसे पुरानी ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, मतलब किसी को सबसे पहले दर्जा दिया गया था 2004 के अंदर दिया गया था। फिर 2005 में संस्कृत को दिया गया था। तो आप सोच सकते हो संस्कृत में तो हमारे इतने बड़े बड़े साहित्य है, रामायण महाभारत हर चीज संस्कृत में होती है, तो सोचो उससे भी पहले तमिल को दिया गया तो कितनी पुरानी होगी। तो 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और कन्नड़, और 2013 में मलयालम, 2014 में ओडिया। तो तमिल याद रखनी है आपने 2004 में, और संस्कृत 5 में। याद आपको 11 की 11 होनी चाहिए। तो एक तो हो गया P2 MBA वाला। अब दूसरी बात आते हैं इनके ऊपर। देखो तमिलनाडु में जाएंगे तमिल, संस्कृत तो पुरानी है तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने साउथ इंडिया की सारी काउंट कर लेनी है। नीचे जाओगे साउथ इंडिया में आपके कौन पड़ते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा, ये सभी तो आते हैं आपके साउथ इंडिया वाले पार्ट में। तो तमिल साउथ इंडिया, तेलुगु साउथ इंडिया, कन्नड़ साउथ इंडिया, मलयालम साउथ इंडिया, ओडिया ये भी लगभग मिडिल, मतलब थोड़ा सा आपका ईस्ट इंडिया की तरफ को आता है ये, पर आता है ये साउथ की तरफ को है, तो ओडिया। तो ये है आपकी 5, और एक संस्कृत रखनी है उसके साथ याद। तो ये इजी है, याद करने वाली थी MBA P2 वाली, तो वो आपने याद रखनी है। बेनिफिट क्या क्या होते हैं, प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की अलोंग विद डिजिटाइजेशन ऑफ देयर एनिशिएंट टेक्स्ट जनरेटिंग, जैसे जॉब मिल सकती है इसमें, अचीविंग ट्रांसलेशन, पब्लिशिंग, डिजिटल मीडिया। एकेडमिक बेनिफिट भी मिलेंगे इनको, एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड इनके लिए, जो भी इस फील्ड में बहुत ही कुछ बड़ा करते हैं। फंडिंग दी जाती है इन्हें रिसर्च और बेटरमेंट के लिए इनकी लैंग्वेज को, ताकि और अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके, सेव किया जा सके, उसके लिए इनको बहुत अच्छी फंडिंग भी मिलती है। तो आज इतना ही करते हैं, काफी आज के लिए, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी इशू हो किसी को तो वो बता सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।